हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं वो है मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में कुछ अधिक जानकारियां। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस किए हैं और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये चैप्टर 2 का पार्ट 4 है। चैप्टर 2 यानी कि एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ये जो चैप्टर है उस चैप्टर का आज पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का स्टडी नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से ढूंढ करके उनको पहले स्टडी करें, फिर पार्ट 4 पर आए। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का पीएच कितना होता है? अब आप याद कीजिए, पिछले क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है और उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्योंकि उस रिएक्शन में एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फिर तैयार होता है सॉल्ट एंड वाटर। अब हमने सॉल्ट बनाने के लिए किस तरह का एसिड लिया है या किस तरह का बेस लिया है, इसी बात पर डिपेंड करेगा कि जो सॉल्ट तैयार होगा उस सॉल्ट का पीएच कितना होगा। आपको पढ़ाया था कि एसिड्स का पीएच 0 से स्टार्ट होता है और 7 से बिलो होता है, यानी कि 0 से 7 के बीच का जो पीएच है, 0 से लेकर के 7 से ठीक पहले तक का जो पीएच है वो एसिड का पीएच है और 7 से ऊपर यानी कि 7 से अधिक और 14 तक का जो पीएच है वो बेस का पीएच है। यानी कि बिल्कुल बीच में जो 7 आ रहा है वो न्यूट्रल पीएच है, यानी कि कोई भी चीज जो न्यूट्रल है, ना एसिडिक है और ना ही बेसिक है, उसका पीएच 7 है। तो अब आपको यह भी याद होगा कि जिस एसिड का पीएच जितना ही लो होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जिस एसिड का पीएच जितना ही अधिक होता है, हाई होता है, वो एसिड उतना ही वीक होता है। ठीक इसी तरह जिस बेस का पीएच जितना लो होता है वो उतना ही वीक बेस होता है और जिस बेस का पीएच जितना ही अधिक होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक एसिड क्या है और वीक बेस क्या है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब सॉल्ट बनाने के लिए क्या क्या आ रहा है? एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है। एसिड प्लस बेस ये दोनों मिल करके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर और चूंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब अगर सॉल्ट बनाने के लिए हमने जो एसिड लिया वो स्ट्रॉन्ग है और जो बेस लिया वो भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे केस में जो सॉल्ट तैयार होगा वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा और उसका पीएच 7 होगा। अगर जो हमने एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो वीक है, इसका अर्थ यह होगा कि जो सॉल्ट तैयार होगा वो एसिडिक सॉल्ट तैयार होगा, यानी कि ऐसे केस में उसका पीएच लेस देन 7 हो जाएगा। अगर हमने जो एसिड लिया वो वीक है
और जो बेस लिया वो भी वीक है, दोनों वीक हैं। ऐसे केस में फिर से बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट तैयार होगा, यानी कि ऐसे जो सॉल्ट तैयार होगा उसका पीएच एक बार फिर से 7 हो जाएगा। अगर हमने जो एसिड लिया वो वीक है, लेकिन जो बेस लिया वो वीक नहीं, स्ट्रांग है। एसिड वीक है, बेस स्ट्रांग है, यानी कि अब जो सॉल्ट तैयार होगा वो बेसिक नेचर का होगा, यानी कि उसका पीएच मोर देन 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह का एसिड ले रहे हैं और किस तरह का बेस ले रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो सॉल्ट तैयार होगा या तो वो टोटली न्यूट्रल होगा, यानी कि उसका पीएच 7 होगा, या फिर वो जो सॉल्ट तैयार होगा वो स्लाइटली एसिडिक होगा, यानी कि उसका पीएच लेस देन 7 होगा, या स्लाइटली बेसिक होगा, यानी कि उसका पीएच मोर देन 7 होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। सोडियम क्लोराइड NaCl का ही दूसरा नाम है कॉमन सॉल्ट। जो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड तैयार हुआ उसी को हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं। और ये वही सॉल्ट है जो सॉल्ट हम खाते हैं, दाल में, साग में, सब्जी में, सलाद में जो डाल करके हम नमक खाते हैं वो वही नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं। और ये सॉल्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंस को आपने तो हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसी कॉमन सॉल्ट के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था 1930 में। तो ये कितना इंपॉर्टेंस है आपको पता होगा। अगर ये कॉमन सॉल्ट नहीं है तो आपका जो भोजन है उसका जायका कितना खराब हो जाता है, कितना बिगड़ जाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। आपके भोजन में जो जायका है, जो टेस्ट है, उसके पीछे कॉमन सॉल्ट है। एनीहाउ, अब ये कॉमन सॉल्ट तैयार कैसे होता है? यहां हम एक एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड हमेशा एक्वस फॉर्म में रहता है, इसलिए हमने यहां पर एक्वस लिखा है। और इसको जब हम रिएक्ट करते हैं, एक बेस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है NaCl प्लस वाटर। ये NaCl कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग खा रहे हैं और जिसकी चर्चा मैं आपसे अभी कर रहा हूं। क्योंकि जो एसिड ले वो भी स्ट्रॉन्ग है, जो बेस ले वो भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जो सॉल्ट तैयार हुआ वो टोटली न्यूट्रल है, यानी कि NaCl का जो पीएच होगा वो 7 होगा, टोटली न्यूट्रल सॉल्ट है। तो जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं उसका पीएच 7 है, टोटली न्यूट्रल सॉल्ट है। यानी अब हम बात करते हैं रॉक सॉल्ट के। ओशियन जो है, ओशियन वाटर में बहुत तरह के सॉल्ट्स मिले हुए हैं। तो हजारों लाखों साल पहले से कुछ वाटर बॉडीज थी, वो सैलाइन वाटर वाले वाटर बॉडीज थे, यानी कि उसमें तरह तरह के सॉल्ट्स मिले हुए थे। ये जो वक्त गुजरता गया, टाइम निकलता चला गया, उसकी वजह से उन ओशियन का, उन वाटर बॉडीज का जो वाटर है वो इवापोरेट होता चला गया। यानी कि एक समय आया जब वो टोटली ड्राई अप हो गया, लेकिन उनके अंदर का जो सॉल्ट है वो तो इवापोरेट नहीं हुआ। वो सॉल्ट वहीं उस वाटर बॉडी के बॉटम में डिपॉजिट हो गया, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो गया, और वही चल करके आगे रॉक का रूप ले लिया, चट्टान बन गया। उसी सॉल्ट को हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। जनरली जो रॉक सॉल्ट होता है उसका कलर ब्राउन होता है, और उसका कलर ब्राउन इसलिए होता है कि उसमें बहुत तरह की इंप्यूरिटीज मिली होती है। जो सी वाटर है उसमें हमारा कॉमन सॉल्ट भी होता है, और गांधी जी दांडी मार्च किए थे उस सी वाटर से ही तो कॉमन सॉल्ट बनाए थे।
लेकिन वो जो कॉमन सॉल्ट हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर में से, वो फिर इम्प्योर होता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है और क्रिस्टलाइजेशन करके क्रिस्टल फॉर्म में, और साथ में चूंकि हमको आपको आयोडीन भी चाहिए तो उसका आयोडाइज भी किया जाता है। तो मार्केट में जो सॉल्ट आप बिकता है, आप खरीद करके खाते हैं, चाहे वो टाटा सॉल्ट हो या पतंजलि का सॉल्ट हो या किसी का भी सॉल्ट हो, वो देखा होगा आपने, लिखा होगा आयोडीन युक्त नमक, आयोडाइज सॉल्ट, यानी कि वो कॉमन सॉल्ट जिसमें आयोडीन भी एडेड है। तो ये रॉक सॉल्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जो कॉमन सॉल्ट है, ये सिर्फ हमारे भोजन का जायका ही नहीं बढ़ाता है, टेस्ट ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये बहुत तरह के केमिकल्स के लिए एक रॉ मटेरियल भी है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, इस कॉमन सॉल्ट से कई तरह का हम केमिकल्स निकालते हैं क्योंकि इनके लिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। पहला जो हम केमिकल निकाल पाते हैं कॉमन सॉल्ट में से वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaOH। दूसरा जो हम उसमें से केमिकल निकाल पाते हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तीसरा जो केमिकल हम निकाल पाते हैं कॉमन सॉल्ट में से वो है बेकिंग सोडा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और चौथा जो केमिकल हम निकाल पाते हैं वो है वॉशिंग सोडा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया Na2CO3.10H2O, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के .10H2O, Na2CO3.10H2O। अब हम इन केमिकल्स के बारे में वन बाय वन डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaOH, इसका प्रिपरेशन प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्काली प्रोसेस। जिस प्रोसेस से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं उस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्काली प्रोसेस। इसका नाम क्लोर अल्काली प्रोसेस क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं उनके नाम के अनुसार इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया क्लोर अल्काली प्रोसेस। यानी कि जब हम ये प्रोसेसिंग करेंगे तो हमको एक जो प्रोडक्ट यहां मिलेगा वो है क्लोरीन, क्लोरीन गैस। इसे क्लोरीन से वर्ड आ गया क्लोर, क्लोर फॉर क्लोरीन। और दूसरा जो प्रोडक्ट इसमें आ रहा है, मेन प्रोडक्ट जो हमको चाहिए, जिसके लिए काम हम कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्काली है, इसीलिए इसका नाम हो गया क्लोर अल्काली प्रोसेस। क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्काली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर अल्काली प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्काली है। आपको याद दिला दूं अल्काली क्या होता है। अल्काली उस बेस को कहते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। कोई भी बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, जो वाटर में सॉल्युबल हो, उसको हम लोग अल्काली कहते हैं। और जो बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, हम उसको सिंपली बेस ही कहते हैं। यानी कि अल्काली भी बेस है और बेस तो बेस है ही। दोनों में अंतर क्या है बेस और अल्काली में? अंतर इतना ही है, जिसको हम सिर्फ बेस कह रहे हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। और जिसको हम अल्काली कहते हैं वो बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जो वाटर में सॉल्युबल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्काली है। अब है कि क्लोर अल्काली प्रोसेस में हम करते क्या हैं। क्लोर अल्काली प्रोसेस में हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं यानी कि कॉमन सॉल्ट, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि उसका एक सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं। कॉमन सॉल्ट का एक हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार करते हैं, है ना। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हम तैयार कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन जो हम तैयार करते हैं सोडियम क्लोराइड का, उसको हम सिंपली ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ब्राइन।
तो सॉल्यूशन कैसे तैयार होगा? हमने क्या करना है, एक वेसल लेना है और इस वेसल में आपको वाटर ले लेना है, वाटर के साथ ही तो सॉल्यूशन तैयार करना है। तो उस वेसल में वाटर ले लेना है और वाटर लेने के बाद इसमें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसको ऐड कर देना। जैसे उसको कुछ देर हम स्टीयरिंग करेंगे, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तैयार हो जाएगा। यानी कि अब हमको मिल गया ब्राइन। इसी सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं जी, ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज एक्वा सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड। वो तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया? सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करके हमारा ये ब्राइन तैयार हो गया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तैयार हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेंगे? इसमें हम एक रॉड डालेंगे, एक ऐसा रॉड जिस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? वो रॉड थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। तो जिस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड हम यहां लेंगे और दूसरा इलेक्ट्रोड हम यहां लेंगे। तो दो इलेक्ट्रोड्स हमने ले लिए। फिर अब ये जो ब्राइन है यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और जिस लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जिस रॉड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसका इलेक्ट्रोड, और जिस सॉल्यूशन से, जिस लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है ब्राइन। ब्राइन मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट सॉल्यूशन। और दो हमने इलेक्ट्रोड ले लिए हैं। अब इनको हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी बना लो या एक सेल बना लेते हैं हम लोग। एक सेल हो गया, और जब कई सारे सेल आपस में एक साथ कंबाइन होते हैं तो बैटरी हो जाती है। अकेले है तो सेल है, और कॉम्बिनेशन में है तो वो बैटरी है। तो चलिए हमने बैटरी ही बना डाली आपके लिए। अब ये जो लार्ज है प्लेट, बड़ा प्लेट, आपको पता होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो स्मॉल प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब हमने यहां मान लो एक स्विच लगा दिया, के फॉर की यानी कि स्विच, और इसको कनेक्ट कर दिया इस इलेक्ट्रोड से, इसको कनेक्ट कर दिया इस इलेक्ट्रोड से। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं एनोड। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है हम उसको क्या कहते हैं, एनोड। यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये हो गया एनोड, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो कहलाता है कैथोड। तो इस हिसाब से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ तो ये वाला इलेक्ट्रोड क्या हो गया जी, कैथोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन किया यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमने उसमें पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमको ये 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक प्रोडक्ट है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है, ये रिलीज होगा एट कैथोड, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब सोचने वाली बात है कि वो कैथोड पर ही क्यों जाएगा, क्योंकि जब ये एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम जो क्लोराइड है, यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, और कैथोड क्या है, नेगेटिव है। और आपको पता होगा अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो चूंकि हाइड्रोजन कैटयन है, पॉजिटिव चार्ज है,
तो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, यानी कि कैथोड की तरफ जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास रिलीज होगा। अब इस हाइड्रोजन गैस को हम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको कलेक्ट कर लेते हैं किसी सिलेंडर में, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। किस किस काम में आता है यह हाइड्रोजन गैस? एज अ फ्यूल यूज होता है, रॉकेट्स में यह प्रोपेलेंट का काम करता है, यानी कि फ्यूल का काम करता है। आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं एक बार फिर सबको रिवाइज करवा दूं कि रॉकेट्स में जो क्रायोजेनिक इंजन यूज हो रहे हैं, रॉकेट्स में जो क्रायोजेनिक इंजन यूज हो रहे हैं, उनमें लिक्विड प्रोपेलेंट्स यूज होता है। एक टैंक में लिक्विड हाइड्रोजन होता है तो दूसरे टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन होता है, और इंजन के चैम्बर में जाकर के ये दोनों ही गैस आपस में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वहां पर यह हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, और रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या मिलता है? वाटर मिलता है, H2O मिलता है। तो ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। फिर से गैस वेल्डिंग में बहुत जगह वेल्डिंग होती है, वहां भी एज अ फ्यूल हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है। फिर हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है मार्गाराइन बनाने में, फिर हाइड्रोजन का यूज होता है अमोनिया बनाने में, और अमोनिया का यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इतना ही नहीं, इस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी होता है, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है स्टील को क्लीन करने के लिए, या फिर मेडिसिन बनाने के लिए, कई तरह की कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए चूंकि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत यूजफुल है, इसलिए इसको ऐसे ही इवॉल्व नहीं होने देना है। उस हाइड्रोजन गैस जो यहां से रिलीज होगा, जो इवॉल्व होगा एट कैथोड, उसको सिलेंडर में कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि वो आगे हमारे बहुत काम का है। वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। नेक्स्ट, दूसरा, अब आते हैं इस टर्मिनल पर एनोड पर। जो एनोड है, यहां से रिलीज होगा क्लोरीन गैस। क्या रिलीज होगा? क्लोरीन गैस। NaCl लिया था, NaCl सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व किया था, तो ब्रेक होगा Na+ और Cl-, आयंस तैयार होंगे। जो Cl- अब आयन तैयार हुआ है वो क्या है? एनायन है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और वो कहां जाएगा? फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज कौन है? एनोड है। इसलिए निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाएगा, यानी कि एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगा। एक बार फिर से जो क्लोरीन गैस रिलीज होगा, वो क्लोरीन गैस हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इसलिए इस क्लोरीन गैस को भी वेस्ट नहीं करना है, उसको किसी सिलेंडर में कलेक्ट करके रख लेना है, और वो हमारे बहुत सारे काम में आएगा। कहां कहां क्लोरीन यूज होता है? क्लोरीन यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में। आपके टैंक का वाटर हो, आपके स्विमिंग पूल का वाटर हो, या किसी भी वाटर बॉडी में वाटर है, उस वाटर को क्लीन करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। देन इसका इस्तेमाल होता है पीवीसी बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी एक तरह का पाइप प्लास्टिक है। पीवीसी क्या एक तरह का प्लास्टिक है, जिस प्लास्टिक से बहुत तरह की पाइप्स वगैरह तैयार की जाती है। तो पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम का प्लास्टिक तैयार करने में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में भी होता है, और क्लोरीन गैस का इस्तेमाल CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जिस CFC का यूज एयर कंडीशनर्स या रेफ्रिजरेटर्स में होता है, और जितने भी आपके स्प्रेस आते हैं उनमें भी CFC गैस का इस्तेमाल होता है। तो वो CFC हमारे लिए यूजफुल हो गया। उसी यूजफुल CFC को बनाने के लिए यह क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। देन इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है पेस्टिसाइड्स बनाने में, पेस्ट को किल करने के लिए। तो बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया, इसीलिए इस क्लोरीन को वेस्ट नहीं करना है, कलेक्ट कर लेना है। और पहले भी बताया था मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि ये क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों को एक साथ मिला करके क्या बना लेते हैं? हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लीनिंग स्टील में, मेडिसिन बनाने में और कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज होता है। तो इसको कलेक्ट करके रखना है।
अब ये जो क्लोरीन गैस है वो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो तैयार हो रहा है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके भी इस्तेमाल होता है ब्लीच तैयार करने में। और ये ब्लीच किस काम में आता है? हाउस होल्ड ब्लीचिंग में आता है और फैब्रिक ब्लीच करने में काम आता है, यानी कि ये दोनों एक साथ भी यूज होता है। तो इस लिहाज से भी आपको क्लोरीन वेस्ट नहीं करना है। अब जो मेन प्रोडक्ट जिसको बनाने के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया था, वो मेन प्रोडक्ट है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह एक बेस है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है, इसलिए हम लोग इसको अल्काली कहते हैं। ये रिलीज होता है नियर कैथोड, एट कैथोड नहीं। एट कैथोड रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन गैस, एट एनोड रिलीज हो रहा है क्लोरीन गैस, और नियर कैथोड, कैथोड के नजदीक, कैथोड पर नहीं, कैथोड के नजदीक, नियर कैथोड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो रहा है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल है। कई तरह के प्रोडक्ट्स के लिए ये भी रॉ मटेरियल का काम करते हैं, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसे कि हम कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है डी ग्रीसिंग मेटल्स में। मेटल्स में जो ग्रीस हो गए हैं उस ग्रीस को क्लीन आउट कर देना है, तो उसके लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो मेटल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, सारे ग्रीस उसमें साफ हो जाते हैं। देन इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है सोप्स बनाने में, साबुन बनाने में। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट्स बनाने में। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है पेपर बनाने में, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में। इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले जो बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ मिलाकर के क्या बनाया जाता है? ब्लीच, जिसका इस्तेमाल होता है हाउस होल्ड ब्लीचिंग में और फैब्रिक को ब्लीच करने में। इसका अर्थ यह हुआ कि क्लोर अल्काली प्रोसेस के द्वारा ये जो तीन प्रोडक्ट पैदा हुए, तीन प्रोडक्ट हमको मिले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये तीनों ही हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं, हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा ये यूजफुल हैं। वैसे भी यूजफुल हैं, और फिर ये कई तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए चूंकि रॉ मटेरियल का भी काम करते हैं, इसलिए भी यूजफुल है। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट्स हमको कलेक्ट कर लेने, हाइड्रोजन को भी, क्लोरीन को भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी। अब एक बार फिर से इसको बनाने का प्रोसेस रिवाइज करो तो आपको कैसे हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हम तैयार कर रहे हैं, जिसको कि ब्राइन कहते हैं। कैसे तैयार हो गया? सोडियम क्लोराइड को वाटर के में डिसॉल्व कर देना है, और जो सॉल्यूशन तैयार हुआ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम लोग ब्राइन कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देनी है। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस हमको मिल जाएगा। यहां जो मैंने ये रिएक्शन लिखा हुआ है, कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने लिखा है यहां पर। 2NaCl एक्वस है प्लस H2O जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या देगा हमको? 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस है, प्लस Cl2 जो कि गैस है, प्लस H2 जो कि गैस है। तो यहां पर हमने डिटेल स्टडी किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CaOCl2। इस ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो इसके लिए हम लेते हैं स्लग्ड लाइम, वो भी ड्राई स्लग्ड लाइम। ड्राई स्लग्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH टेकन ट्वाइस। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन गैस से। ये वही क्लोरीन गैस है जो अल्काली क्लोर प्रोसेस में या क्लोर अल्काली प्रोसेस के दौरान रिलीज हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। तो ड्राई स्लग्ड लाइम को हम क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है ये ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, और साथ में मिलता है H2O यानी कि वाटर। अब सवाल ये उठता है कि इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है?
कहां कहां इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लाइनेन, वुड पल्प, वॉश्ड क्लोथ्स। इन सबको ब्लीच करने के लिए, कॉटन क्लोथ्स, सूती कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, लाइनेन क्लोथ्स उनको ब्लीच करने के लिए, या वुड पल्प, पेपर फैक्ट्री में जहां पेपर बनता है वहां पर वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। और लॉन्ड्रीज में जो कपड़े धोए जाते हैं उन कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी, यानी कि वॉश क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। आप अपने घरों में भी अपने वॉश किए गए कपड़ों को, वॉश क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, और कहां कहां यूज हुआ? दूसरा जो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी रिएक्टेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी रिएक्टेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, उसको कहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, इसमें ऑक्सीजन है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है रिएक्टेंट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। एंड देन है फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। वाटर के अंदर जो भी इंफेक्शंस है, यानी कि माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, जो भी माइक्रोब्स हैं, उन माइक्रोब्स को या तो किल करने के लिए या फिर उनको इनएक्टिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह होता है बेकिंग सोडा। दरअसल बेकिंग सोडा होता क्या है? माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। क्या होता है बेकिंग सोडा? माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, यानी कि बेकिंग सोडा माइल्ड होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और नॉन कोरोसिव होता है, इससे कोरोजन भी नहीं लगता, और बेसिक यानी कि यह बेसिक नेचर का होता है, या बेस की तरह बिहेव करता है। और दरअसल यह एक सॉल्ट है, यानी कि कुल मिलाकर क्या हो गया? बेकिंग सोडा माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट हो गया। एक ऐसा सॉल्ट जो बेसिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का नहीं है, और जो नॉन कोरोसिव भी है, जिससे किसी तरह का कोई कोरोजन नहीं होता, और माइल्ड है। तो माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट हो गया बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम हो गया, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया NaHCO3। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? इसका भी बेसिक जो रॉ मटेरियल है वही कॉमन सॉल्ट है, जिस कॉमन सॉल्ट को हम लोग खाते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl, यह वही कॉमन सॉल्ट है जो हम दाल, साग, सब्जी, सलाद में डाल करके खाते हैं, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl। इस सोडियम क्लोराइड को हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से। NH3 मतलब अमोनिया। तो सोडियम क्लोराइड को हम रिएक्शन किसके किसके साथ करवा रहे हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। फिर हमको मिलता है NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और साथ में मिलता है NaHCO3। यही NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही है बेकिंग सोडा। ये जो प्रोडक्ट हमको यहां पर मिला, यही है हमारा बेकिंग सोडा, और यही हमको चाहिए था। अब ये बेकिंग सोडा हमारे किस काम में आता है? इसका क्या क्या यूज होता है? बेकिंग सोडा का यूज है फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास।
यानी कि दुकानों में या फिर आपके घरों में जो पकौड़े बनते हैं टेस्टी और क्रिस्पी, वो बनाने में इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। और कई बार इसका इस्तेमाल होता है फास्टर कुकिंग के लिए, यानी कि खाना को जल्दी पकाने के लिए। नॉर्मल टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन बेकिंग सोडा मिला दिया तो खाना जल्दी पक जाता है। फॉर मेकिंग एंटासिड्स, एंटासिड्स एसिडिटी जो हो जाती है, उस एसिडिटी के इलाज के लिए एंटासिड्स का उपयोग किया जाता है। तो उस ऐसे बहुत सारे एंटासिड्स को बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला जो यंत्र आता है, उस यंत्र को बनाने में भी, यानी कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को बनाने में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इतने सारे जगहों पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। एक और यूज होता है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, और वो है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग सोडा की मदद से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। आइए पहले जानते हैं कि ये जो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है। हम हीट क्यों करेंगे जी? अभी तो हमने पढ़ा कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास या फिर फॉर फास्टर कुकिंग। इन दोनों ही केस में वो तो हीट होगा, जाहिर सी बात है बेकिंग सोडा हीट होगा। तो बेकिंग सोडा जब हीट होगा तो क्या होगा? बेकिंग सोडा जब हीट होगा तो हमें मिलेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में H2O यानी कि वाटर, एंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये चीजें रिलीज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? जिस मिठाई में या जिस पकौड़े में, जिस आलू चप में आपने बेकिंग सोडा मिला करके बनाया है, वो फूलता है, फूल जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब उसमें से रिलीज होती है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपका ब्रेड है या फिर आपके पकौड़ेस हैं या आलू चप है या मिठाइयाँ हैं, तो जो यूं होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वो धीरे 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 ऐसे फूलती हैं, बड़ी होती हैं, और फूलने के साथ साथ वो सॉफ्ट भी हो जाती है, स्पॉन्जी भी हो जाती है इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और ये जो वाटर रिलीज हुआ उसको मॉइस्चर दे देता है। तो आपने देखा होगा जो पकौड़े बनते हैं, आलू चप बनते हैं, हल्के हल्के गीले गीले से होते हैं, या बहुत सारी मिठाइयाँ जो बनती हैं, हलवाई जिसमें बेकिंग सोडा डालता है वो भी हल्की हल्की गीली गीली होती है। वो होता है इस वाटर के कारण। जाहिर सी बात है हीटअप हुआ है तो ये वाटर वहां पर लिक्विड फॉर्म में नहीं, गैसेस फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में ही रिलीज होगा, लेकिन फिर भी वो जो भी आइटम हमने बनाया है, फूड आइटम, उसको ये थोड़ा सा मॉइस्चर वाला बना देता है, नमी युक्त बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको फुला करके बड़ा कर देता है, सॉफ्ट बना देता है, स्पॉन्जी बना देता है। बट ये जो सोडियम कार्बोनेट बना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट चूंकि बेसिक नेचर का होता है, और आपको चैप्टर के शुरुआत में हमने पढ़ाया था कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर, खट्टा होता है, और बेस का स्वाद कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। तो सोडियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए इसका स्वाद कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा स्वाद होता है। तो जो भी आपने पकौड़े बनाए हैं, आलू चप बनाया है या मिठाइयां बनाई है, ब्रेड जो बनाया है, वो सब के सब आपको बिटर लगेंगे, कड़वे लगेंगे, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। बाकी सारा काम तो हुआ, सॉफ्ट हो गया, स्पॉन्जी हो गया, फुल करके बड़ा बड़ा हो गया, उसके अंदर मॉइस्चर भी आ गया, नमी भी आ गई, सब हो गया, बट उसका टेस्ट कैसा हो गया, थोड़ा बिटर हो गया। किसके कारण? इस सोडियम कार्बोनेट के कारण। तो अब इस बिटरनेस को दूर करना है। इसी बिटरनेस को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है।
इसी बिटरनेस को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? बेकिंग पाउडर दरअसल है मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड एक माइल्ड एडिबल एसिड है जो आपको टैमारिंड से यानी कि इमली से भी मिलता है। तो बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड। जब इन दोनों को मिलाकर के मिक्सचर आपने तैयार कर दिया, किसको किसको मिलाकर मिक्सचर बनाया है? बेकिंग सोडा टार्टेरिक एसिड को मिला करके आपस में मिक्स करके आपने एक मिक्सचर तैयार किया और उसी मिक्सचर का नाम है बेकिंग पाउडर। क्या नाम है? बेकिंग पाउडर। अब ये जो बेकिंग पाउडर बना, अब इसको अगर आप मिला करके पकौड़े बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, आलू चप बनाएंगे या तरह तरह की मिठाइयां बनाएंगे तो उसमें जो बिटरनेस था वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? यहां एक रिएक्शन की मदद से समझते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, ये वही है बेकिंग सोडा, प्लस H+ आयन। ये H+ आयन कहां से है? टार्टेरिक एसिड से। जो टार्टेरिक एसिड बेकिंग सोडा में आपने मिक्स किया था ना, उसी टार्टेरिक एसिड से H+ आयन आया है। तो H+ आयन इसके साथ कंबाइन करके बना दिया CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में H2O यानी कि वाटर, जो कि फिलहाल यहां पर हीटिंग हो रही है। जब भी आप खाना बना रहे हैं, मिठाइयां बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं या खाना को फास्टर कुकिंग के लिए, जल्दी पकाने के लिए अगर आपने ऐप का इस्तेमाल किया है तो हर केस में आप तो उसको गर्म कर रहे हैं। तो उस हीटिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुई है। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक बार फिर से वही काम करेगी कि आपके फूड आइटम को, चाहे वो मिठाइयां हो, चाहे पकौड़े हो, चाहे आलू चप हो या ब्रेड हो, उसको ये थोड़ा फुलाएंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, स्पॉन्जी बनाएंगे और ये जो H2O वाटर वेपर जो क्रिएट होगा ये उसको थोड़ा सा मॉइस्चर दे देगा फूड आइटम को, थोड़ी नमी आएगी, चिपचिपा चिपचिपा गिला गिला आपको महसूस होगा और फिर साथ में पैदा होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यानी कि अब सॉल्ट बन गया, सोडियम सॉल्ट है ना, जो कि सोडियम सॉल्ट तो सॉल्ट ही है, यानी कि अब आपका जो खाना वाला आइटम है वो थोड़ा सा नमकीन लगेगा लेकिन बिटरनेस टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट में जो बिटरनेस आया था सोडियम कार्बोनेट की वजह से, अब वो टेस्ट गायब हो गया। यानी कि अब जो आपका पकौड़ा बना है अब वो असल में वो वाला पकौड़ा हो गया, टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा, यानी कि बिटरनेस गायब हो गया। अब आपकी जो फास्टर कुकिंग हुई, कुकिंग भी फास्टर हो गई, लेकिन जो भी फूड आइटम आपने कुक किया फास्टली उसमें बिटरनेस नहीं रहेगा। जो भी मिठाइयां बनाई है उसमें बिटरनेस नहीं रहेगा, सॉल्ट का टेस्ट रहेगा, लेकिन चूंकि मिठाइयों में आप शुगर ऐड करते हैं, सॉल्ट का टेस्ट छुप जाता है, शुगर का टेस्ट आ जाता है, तो मिठाई आपको मीठी लगेगी। लेकिन अगर ये बेकिंग पाउडर नहीं मिला करके उसमें अगर बेकिंग सोडा मिलाया गया रहता तो हल्का आपको बिटरनेस का टेस्ट जरूर आ जाता, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो तैयार हुआ था, दिखाऊं एक बार फिर से आपको, ये बिटरनेस का टेस्ट देगा। अब हम शुरू करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसका केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ यहां पर 10 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। इस तरह से जो वाटर अटैच होता है उसको कहते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ ही वाटर के 10 मॉलिक्यूल अटैच होंगे, यानी कि 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होंगे, तब वॉशिंग सोडा बनेगा। इसका अर्थ है कि बेसिक जो रॉ मटेरियल हो गया वॉशिंग सोडा के लिए वो हो गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3।
अब ये Na2CO3 हमको कहां से मिलता है, यानी कि यूं कहें कि वॉशिंग सोडा का हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड लेंगे जो हम लोग खाते हैं, और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ। फिर हमको क्या मिलेगा, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और साथ में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। और अभी बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन में ये सेम केमिकल इक्वेशन आपको मैं बताया था। तो अब बेकिंग सोडा बनाने वाले प्रोसेस से पहले हम बेकिंग सोडा बना लेंगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेंगे। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर ये जो सोडियम कार्बोनेट हमको मिल रहा है, ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। इसी सोडियम कार्बोनेट के साथ हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच करेंगे, वो भी कितने मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स, यानी कि Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स राइज Na2CO3 डॉट 10H2O, और ये हमारा वॉशिंग सोडा रेडी हो गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वॉशिंग सोडा का यूज क्या है, हम कहां कहां वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ग्लास इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्रीज में और पेपर इंडस्ट्रीज में हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। देन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, सोडियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, जैसे कि बोरैक्स, बोरैक्स एक सोडियम कंपाउंड है, इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। देन वॉशिंग सोडा का हम यूज करते हैं एज क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट के रूप में साफ सफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। हमारे पास एक और सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो है जिप्सम। जिप्सम एक हार्ड सॉलिड मास होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या यूं कहें कि केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट। इस कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 2 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। ये हार्ड सॉलिड मास होता है और इस जिप्सम का यूज होता है पीओपी बनाने में। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बेसिक रॉ मटेरियल है जिप्सम। जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होगा CaSO4.12H2O और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है। जिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या होता है, इसका यूज होता है फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब हड्डियां टूट जाती हैं हाथ की या पैर के कहीं के भी, तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने फलाने व्यक्ति का पैर टूट गया तो उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया, हाथ टूट गया तो उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया। वो जो प्लास्टर उसने चढ़ाया, प्लास्टरिंग किया, यानी कि जो फ्रैक्चर्ड बोन्स थे, जो टूटी हुई फुटी हुई जो हड्डियां थी, उनको ज्वाइन करके एक जगह फिक्स करने के लिए डॉक्टर ने प्लास्टर किया था और उस प्लास्टर के लिए उसने पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल किया। देन फॉर मेकिंग आइडल्स, मूर्तियां बनाने में मूर्तिकार पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। टॉयज, खिलौने बनाने में खिलौने बनाने वाले जो भी कलाकार होते हैं वो पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। इन हाउस कंस्ट्रक्शन, घर जो हमारा बनता है, घर के निर्माण में भी पीओपी का इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। घर के जो सरफेसेस यानी कि जो दीवार हमारी है, ये जैसी ये दीवार है, इस दीवार को स्मूथ बनाने के लिए पीओपी का इस्तेमाल होता है। सीलिंग को, छत को स्मूथ बनाने के लिए पीओपी का इस्तेमाल होता है। जहां पर कुछ डिजाइन्स बनानी हो और सीमेंटेड वॉल्स पे
या सीलिंग पे जो डिजाइनिंग नहीं तैयार की जा सकती है वहां पे पीओपी लगा करके वो डिजाइनिंग की जाती है, यानी कि डेकोरेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल पीओपी का यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। अब सवाल ये फिर उठता है कि आखिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा कैसे। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि इसका बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो है जिप्सम, यानी कि जिप्सम से ही बनेगा। तो ये रहा जिप्सम CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड हैं, तो ये जिप्सम है CaSO4.2H2O। जब हम इसको हीट करते हैं 373 केल्विन पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये अपने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कुछ हिस्सा लूज कर देता है। कितना हिस्सा लूज कर देता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन का? 1.5 H2O। इतना वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता है जिप्सम को हीट करने के बाद। तो बचता क्या है? CaSO4.2H2O। ये जो CaSO4.2H2O है यही है पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इस पीओपी को फिर से मॉइस्चन करें, उसमें वाटर ऐड करें, मिक्स करें, तो एक बार फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि CaSO4.2H2O ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें अगर हम 1.5 H2O वाटर अटैच करते हैं, वाटर उसमें मिक्स करते हैं, उसको मॉइस्चन करते हैं पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो एक बार फिर से वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि CaSO4.2H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक हार्ड सॉलिड मास होता है। तो आपने देखा होगा किसी के हाथ पे या पैर पे अगर प्लास्टर चढ़ा हो तो कितना हार्ड होता है। जिस दीवार पे ये पीओपी चढ़ाई गई, मूर्तियों में, खिलौनों में या सीलिंग में, वो सरफेस कितना हार्ड हो जाता है। वो इसलिए है कि बाद में वही प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक हार्ड सॉलिड मास होता है। ओके, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई हम कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ वाटर का आधा मॉलिक्यूल कैसे अटैच कर सकते हैं? क्या हम एक वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ करके आधा आधा 2 वाटर का मॉलिक्यूल कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। वाटर के मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करके आधा आधा 2 मॉलिक्यूल नहीं बना सकते और फिर उसको हम कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं कर सकते। दरअसल ऐसा है कि जब हम लिख रहे CaSO4.2H2, इसका अर्थ यह है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। जब हम लिख रहे हैं CaSO4.2H2O, तो इसका अर्थ है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं। अब इस हिसाब से अगर हम शेयरिंग करें तो कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के हिस्से में आधा H2O ही आएगा, हाफ H2O ही आएगा। इसीलिए यहां पर हम लोग पीओपी के लिए लिखते हैं CaSO4.2H2O। नेक्स्ट, अब इतने सॉल्ट हमने पढ़े, जैसे अभी एक सॉल्टी है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, और यहां हमने जिप्सम में देखा CaSO4.2H2O, यहां पर पीओपी देखा CaSO4.2H2O। पीओपी के बारे में बताया कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है, यानी कि सॉलिड ही आपको दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल ड्राई दिखाई दे रहा है। जिप्सम हार्ड सॉलिड मास है, ये सॉलिड ही दिख रहा है और वो भी बिल्कुल ड्राई दिख रहा है। आपने वॉशिंग सोडा देखा होगा, वो भी आपको पाउडर फॉर्म में दिख रहा है और वो भी बिल्कुल ड्राई दिख रहा है, जबकि इनके केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में यहां पर वाटर अटैच दिख रहा है। तो मन में जरूर सवाल आता होगा, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? क्या सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं वो सचमुच ड्राई हैं? तो जवाब ये है कि सॉल्ट्स के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमको ड्राई महसूस होते हैं। दे सीम्स टू बी ड्राई, दे सीम्स टू बी ड्राई, वो हमको ड्राई महसूस होते हैं, वो हमको ड्राई दिखते हैं, बट इन रियलिटी वे ड्राई नहीं हैं। उनके साथ
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड है। क्या है उनके साथ? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड है। वो हमको वेट कब दिखाई देते हैं? जब वो वाटर में डिसॉल्व होते या वाटर में मिक्स होते, तब हमको वेट दिखाई देते, गीले दिखाई देते। लेकिन वो वाटर में ना तो मिक्स्ड है, ना ही वाटर में वो डिसॉल्व है, पर है क्या? उनके साथ वाटर का मॉलिक्यूल जस्ट अटैच्ड है। इस अटैच्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो रियलिटी यही है कि सॉल्ट्स में, चाहे वो वॉशिंग सोडा हो, चाहे वो जिप्सम हो, चाहे पीओपी हो या कोई और हो, उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड है। यानी कि वो रियली ड्राई नहीं है, लेकिन वो हमको सिम्स टू बी ड्राई, यानी कि वो हमको ड्राई, सूखा महसूस होता है, वो हमको सूखा दिखाई देता है। चलिए यहां पर एक एग्जांपल लेके आए, CuSO4.5H2O। ये है कॉपर सल्फेट, एक सॉल्ट है। इस कॉपर सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 5 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं और कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू। लेकिन जब इस कॉपर सल्फेट को हम हीट करते हैं तो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लूज कर देता है। तो फिर क्या बन जाता है? CuSO4+5H2O, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल अलग हो गया, लूज हो गया और कॉपर सल्फेट प्योर बच गया। तो ये जो कॉपर सल्फेट बचा है, ये अब व्हाइट कलर का हो गया। इसने अपना कलर चेंज कर दिया। जो ब्लू कलर पहले था, वो ब्लू कलर अब गायब हो गया, ये व्हाइट कलर का हो गया। अगेन जब हम इसमें वाटर मिक्स करेंगे, इसको मॉइस्चन करेंगे कॉपर सल्फेट को, तो एक बार फिर से ये CuSO4.5H2O बना लेगा और उसका कलर व्हाइट से फिर ब्लू हो जाएगा, यानी कि पहले वाला कलर आ जाएगा। तो अभी मैंने कई बार ये टर्म यूज किया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप सोच रहे होंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिर क्या है? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। यानी कि सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में, अलग अलग सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में अलग अलग नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। यानी कि हर सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल का नंबर बिल्कुल फिक्स्ड होता है और उसे वाटर ऑफ मॉलिक्यूल को जो सॉल्ट के साथ अटैच्ड है, एक फिक्स नंबर में अटैच्ड है, उसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये उस सब्सटेंस को वेट नहीं बनाता, क्योंकि ये सब्सटेंस में ना तो मिक्स होता है, ना इस सब्सटेंस को ये अपने में डिसॉल्व करता है, घुलाता है, ऐसा कुछ नहीं करता है। इसीलिए सब्सटेंस, वो सॉल्ट जो है, वो वेट हमको नहीं दिखता, वेट महसूस नहीं होता है, वो ड्राई ड्राई दिखता है, ड्राई ड्राई महसूस होता है। तो डेफिनेशन क्या हो गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो यहां पर हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।